नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये बिहार के अरवल जिले से कुंडली आई है मेरे पास। इन्होंने पहला प्रश्न पूछा है कि पंडित जी, बड़ा शरीर में आलस्य रहता है। तो मैंने इनकी कुंडली देख करके एक बार में कहा कि जो लोग ज्योतिष जैसे विषय पे विश्वास नहीं करते, या उन्हें लगता है कि ये दक्यानुस है या बहुत प्राचीन हो गया, बहुत पुराना है, अब ये इसकी आज के समय में उपयोगिता उतनी नहीं है, या फिर ये हमारी अब वैसे मदद नहीं कर सकता जैसे पूर्व के हमारे ऋषियों ने इससे लाभ उठाया है, तो उनको मैं बता दूं, शास्त्रकार लिखते हैं कि जन्म कुंडली के षष्ठम स्थान में बैठे शनि व्यक्ति को अपनी दशा काल में आलस्य की अधिकता देते हैं। और इस जातक का, जिनकी ये कुंडली है, इन्होंने सबसे पहला प्रश्न यही लिख के कागज पे भेजा है, पंडित जी मुझे बड़ा आलस्य रहता है। और अभी इनको शनि की ही दशा चल रही है। और आप जब आगे बढ़ेंगे तो इनकी कुंडली में मैंने बात कही पंचांग में कि ज्येष्ठ माह में जन्मे हैं। जब तक अपने जन्म स्थान से दूर नहीं जाएंगे या जन्म स्थान से सामान्य दूरी पे नहीं जाएंगे, तब तक व्यक्ति को मुश्किल होगी। धन कमाने के लिए इस कुंडली में व्यक्ति को सदैव ही उत्तर दिशा की तरफ जाना चाहिए या देश के उत्तरी क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। शुभ अंक इस कुंडली के लिए 3 रहेगा। शुभ रंग इस कुंडली के लिए गेरुआ और हरा रहेगा। मित्रता कर्क और वृश्चिक वालों से कर सकते हैं। शत्रुता वृष, कन्या और मकर वालों से न करें। यह कुंडली बहुत अच्छी संपत्ति इकट्ठा करने वाली है, क्योंकि दशमांसा चक्र के लग्न में सूर्य बैठे हैं और लग्न के अधिपति धन भाव में बैठे हैं राहु के साथ। तो व्यक्ति ये न के न प्रकारेण कहीं ना कहीं से आसानी से, बहुत ही सरल शब्दों में अगर कह दूं तो बहुत ही धनवान होते देखा गया है। और अपनी संपत्ति पे, अपने कमाए हुए संपत्ति पे व्यक्ति मेहनत से धन और संपत्ति इकट्ठा करता है, क्योंकि द्वितीय भाव के स्वामी मंगल अपने भाव से 5 घर आगे अपने मित्र की राशि में और 6वें भाव के स्वामी चतुर्थ स्थान में बैठ करके दशम स्थान को देख रहे हैं। ऐसी अवस्था में कई बार माता और पिता के बीच में व्यक्ति को मतभेद या घर में कलह का वातावरण बनते देखा जाता है। पर एक और भी जो अद्भुत बात होती है कि कई बार ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी में बहुत ही अच्छे तरीके से धन कमाते हुए देखा गया है। पंचांग में शुक्ल पक्ष के एकादशी के चंद्रमा है। ये चंद्रमा शुभग्रह होते हैं और मीन लग्न की कुंडली के लिए वो पंचम भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं और अष्टम भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि पंचमेश और अष्टमेश का जो परिवर्तन हुआ है वो व्यक्ति को कई बार दुखी, थोड़ा असंयमित जीवन जीने वाला, जब सोना है तब जाग रहा है, जब जागना है तब सो रहा है, ऐसी चीज़ों में लिप्त रहने वाला, भक्ष्याभक्ष के सिद्धांत को पालन में नहीं रखने वाला, और साथ ही साथ पढ़ाई कुछ और करे, नौकरी कहीं और करे, इस तरीके की चीज़ें करने वाला, ऐसा होता है। आगे बढ़ के बात करेंगे तो शुक्रवार को इनका जन्म होता है और इस कुंडली के लिए शुक्रदेव जो होते हैं वो अष्टम के साथ तृतीय के अधिपति हैं। इस कुंडली के लिए जो मीन लग्न की कुंडली है, इसमें शुक्रदेव अष्टम और तृतीय के स्वामी होकर के कमजोर या अकारक ग्रह के रूप में अपनी परिभाषा सिद्ध करते हैं। और ऐसी स्थिति में कि जब अष्टम भाव के स्वामी का पंचम भाव में बैठना होगा तो ये माता पिता का विद्वेष या माता पिता से दूरी, संतान से मतभेद, प्रेम संबंधों में कमजोरी या कई बार मन चाहा परिणाम जातक को मिलने नहीं देते हैं। पर ये चूंकि परिवर्तन राजयोग बनेगा शुक्र और चंद्रमा का, दोनों एक दूसरे से केंद्र में बैठे हैं। चंद्रमा से दशम स्थान में शुक्र बैठे हैं, शुक्र से चतुर्थ स्थान में चंद्रमा बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति किसी न किसी तरीके से अपना धन, अपना अधिकार और अपना रिसर्च और अपना अनुभव इकट्ठा कर ही लेता है। लग्न के स्वामी का जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में बैठना, और वो शुक्र नहीं गुरु लग्नेश बन रहे हैं, मंगल नहीं, बुध नहीं, गुरु लग्नेश साक्षात बन रहे हैं। चतुर्थ स्थान के अधिपति भी, मैंने कल ही एक बात बताई थी कि चतुर्थ स्थान के स्वामी अगर चतुर्थ स्थान में बुध बैठे हैं या लग्नेश चतुर्थ स्थान में बैठ जाते हैं, ये व्यक्ति बहुत ही सरलता से, बहुत आसानी से, कहीं से भी कोई मेहनत ना भी करे तो भी उसको भवन, भूमि, वाहन एक नहीं कई मात्रा में मिल जाता है। अभी मैंने परसों दिन ही इस पे कार्यक्रम बनाया था कि लग्न के स्वामी अगर चतुर्थ स्थान में बैठ जाते हों और चतुर्थ के स्वामी अगर चतुर्थ में ही बैठे हों तो ये व्यक्ति, और 6वें के स्वामी के साथ बैठे हैं, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति प्रायः नौकरी करते देखा जाता है और नौकरी के बल पे कई बार तो उसे बहुत अच्छे पद पे विभूषित होते देखा जाता है और वो उसी नौकरी से अपनी संपत्ति इकट्ठा करता है। ये मतलब ये इस कुंडली की सबसे अच्छी बातों में से सबसे प्रथमतया ये बात होगी कि लग्नेश और चतुर्थेश की युति एक साथ चतुर्थ, ये महान राजयोग बनाएगा।
इसकी मैं प्रशंसा चाहे जितनी करूं कम होगा। एक बात और भी जो अच्छी बात होगी कि छठवें भाव के अधिपति जन्म कुंडली के चतुर्थ में बैठे हैं, दशम को देख रहे हैं। छठवें भाव और दशम भाव, इन दोनों भावों के स्वामी एक साथ इस कुंडली को चरित्रवान, सुखी, पूर्व जन्म में बहुत अच्छे काम करने वाला, अनुभवी, कृतज्ञ और जिज्ञासु प्रवृत्ति का वैचारिक श्रेष्ठ, वैचारिक मामलों में बड़ा ही श्रेष्ठ और दार्शनिक चिंतन का बना देते हैं। यहाँ व्यक्ति के जीवन में धर्म है, आध्यात्म है, चिंतन है, सुख है, भवन है, छत्र चंवर है, माता पिता, इन सब का आशीर्वाद है। पर दिक्कत कभी कभी विवेक और विवेक में या बुद्धि या विवेक के सही इस्तेमाल करने से व्यक्ति को गड़बड़ी होती है। इस वजह से वहां पे गलत निर्णय लेने के प्रभाव में भी देखा जा रहा है। शुक्ल पक्ष के एकादशी के चंद्रमा ये पूर्णेंदु बनाएंगे, जहां व्यक्ति का मन बड़ा ही सपाट, बड़ा हृदय विशाल है, दानी है, परोपकारी है, दयालु है, कृतज्ञ है, कीर्तिमान स्थापित करने वाला है, श्रेष्ठ है और सबके द्वारा प्रणम्य होता है। सब कोई उसे प्रणाम करे और चिरायु होता है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि उच्च की पड़ रही है। तो शनि की जब तीसरी दृष्टि यहां उच्च की पड़ेगी तो यहां जब बैठेंगे तो व्यक्ति को आलस्य देंगे अपनी दशा में, लेकिन यहां पे देखने के कारण व्यक्ति में आयु और संपन्नता भी भरते हैं। साथ ही साथ जब जब शनि का अंतर, प्रत्यंतर या महादशा चलेगा तब उस व्यक्ति के जीवन में रुके हुए काम सफल भी होंगे। भले देर से बनेंगे पर सारे काम शनि की दशा में लगभग बन जाते हैं। ऐसी अवस्था में कि शनि के काल को धर्म का काल कहा जाता है। जितना ज्यादा हो सके व्यक्ति को शनि के काल में धर्म करना चाहिए। दान करिए, पूजा करिए, मंत्र जपिए, मंदिर दर्शन करने जाइए, तीर्थ यात्रा स्वयं करिए, लोगों को अपने पैसे से कराइए, कुछ भी मोटा धन जिससे कमाया जाए वैसा व्यापार करिए। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, कोयला, मैकेनिक्स जहाँ से मशीन, पार्टिकल जो होते हैं, बॉडी पार्टिकल मशीनों के, कोल तार, लुब्रिकेंट आदि, इस तरीका, टायर का बिजनेस, रबर का बिजनेस, प्लास्टिक का बिजनेस, गैस सिलेंडर आदि, इस तरीके का काम व्यक्ति को करना चाहिए। आगे बढ़ के बात करूं तो इस कुंडली में चित्रा नक्षत्र, बस एकमात्र यही इस कुंडली के नक्षत्र का जो बल है ना, वो इस कुंडली को कमजोर मिल रहा है। आपको मैं एक बात बताऊं, चित्रा नक्षत्र को वस्तुतः रोग का नक्षत्र भी कहा जाता है। इस नक्षत्र में जो लोग जन्मे होते हैं उनको प्रायः कोई ना कोई बीमारी परेशान करती है। वैसे तो ये नक्षत्र मंगल का है, पर ये निगेटिव नक्षत्रों में से एक माना गया है। इसमें डंक मारने वाले जानवर ज्यादा उद्दीप्त होते हैं। इस नक्षत्र में बहुत सारे विष वाले जानवरों का प्रभाव बढ़ जाता है। इस नक्षत्र में जो वर्षा होगी उसमें प्रायः रोग देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ इस नक्षत्र में जो जातक जन्मा होगा उसको सदैव भवन का दोष लगता है। भवन का दोष लगने का अर्थ होता है कि उसको वास्तु का दोष लग जाता है। मतलब आप इसको ऐसे उदाहरण से समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति चित्रा नक्षत्र में कहीं होटल में रुका है, किसी जगह पे रुका है, और उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति और भी जन्मा है जो चित्रा नक्षत्र में नहीं जन्मा है, तो जो जातक चित्रा नक्षत्र में जन्मेगा उसको ना वो जगह बड़ी प्रभावित करती है। वो आसानी से कोई भी जगह उसको सूट नहीं करती है। होटल में गया तो उसको रात भर नींद नहीं आएगी, जबकि बगल वाला व्यक्ति खर्राटे ले रहा है। तो ऐसे लोगों को जगह का दोष बड़ा जल्दी लगता है। इस वजह से कहीं भी जाएं तो सबसे पहले वहां के वास्तु देवता को माथा टेक करके प्रणाम करें, साष्टांग प्रणाम करें और ये प्रार्थना करें कि हे वास्तु देवता, मेरा जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है। ऐसा प्रार्थना मन में करना है कि हे वास्तु देवता, मेरा जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है, जिसमें आपका आशीर्वाद थोड़ा कम सा मिलता है। इस वजह से मुझ पे अपनी करुणा बनाए रखें, मुझे अपना आशीर्वाद दें कि मैं आपके यहाँ इस वास्तु क्षेत्र में निवास कर रहा हूँ, आपके इस पिंड में निवास कर रहा हूँ, मुझे इसमें प्रगति दें, मुझे प्रगति का आशीर्वाद दें, मुझे पर अपनी कृपा बरसाएं। ऐसा भाव रखना चाहिए और प्रत्येक दिन अपने वास्तु देवता के निमित्त एक दीपक जलाना चाहिए अपने घर के मध्य हिस्से में। अश्वगंध बोलते हैं, उसकी जड़ अपने गले में धारण करिए और विश्वकर्मा भगवान की पूजा करिए। ओम विश्वकर्मणे नमः, इस मंत्र का जप व्यक्ति को प्रत्येक दिन 108 बार करना चाहिए। अपने घर को खूब सजा करके रखिए, रंग रोगन, कोई गंदगी ना हो, एकदम घर नीट एंड क्लीन हो, बिल्कुल साफ। अपने घर में स्वयं से झाड़ू और पोछा लगाइए। ऐसा करने से आपकी कुंडली का जो ये चित्रा नक्षत्र का दोष है ये समाप्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आसपास कुआं, तालाब, पोखरा, बावड़ी, इसकी सफाई करवाइए। उसके कुआं बनवा दिया, पोखरा बनवा दिया, तालाब बनवा दिया, उसके किनारे किनारे वृक्ष लगाइए, फलदार वृक्ष की सेवा करिए। ये सब करने से आपके इस नक्षत्र का दोष समाप्त हो जाएगा।
आगे बढ़ के बात करते हैं। परिधि योग, वाणिज्यकरण, व्यापार निश्चित रूप से कर सकते हैं। शूद्र वर्ण और राक्षस गण के हैं आप, इस वजह से भी आलस्य, प्रमाद, कुंठा, जागृति, परेशानी और कई बार बहुत सारी चीजें जो ये होता है शूद्र वर्ण में, खाओ पियो मस्त रहो, मारो काटो, इस तरीके की प्रवृत्ति बन जाती है। तो गंदा न रहें, जितना ज्यादा हो सके साफ वस्त्र पहने, वस्त्र का दान करें, सफेद और पीला नीला ये सब वस्त्र दान करिए। भगवान को प्रत्येक महीने वस्त्र बदलिए। अपने घर के ठाकुर जी हैं उनका, अब किसी मंदिर में हैं ठाकुर जी, उनका वस्त्र दीजिए, उनको उनके भोग राग की व्यवस्था, ये सब आपके पास जितना धन है, जितनी संपत्ति है, उसमें से ही दशांश से जरूर करिए। इस कुंडली में गुरु, बुध और सूर्य बहुत अच्छे बैठे हैं और मैं ये बात बहुत अच्छे तरीके से गारंटी से कह सकता हूं कि ये व्यक्ति पूर्व जन्म में भी, लग्न में केतु जो व्यक्ति को थोड़ा बहुत भ्रम में रखते हैं, छोटी समस्या को भी कई बार ये बड़ा बना देते हैं, या व्यक्ति बड़ा सोच लेता है। सप्तम स्थान में राहु बैठे हैं जहां पे कई बार व्यक्ति की पत्नी चरित्रवान तो होती है पर संकालु प्रवृत्ति की होती है। छठवें भाव में शनि मंगल ये दाम्पत्य के सुखों को कमजोर करता है, इस वजह से पत्नी अगर शत्रु बन जाएंगी तो फिर आपका जीना हराम कर देंगी। इस वजह से उनको कभी भी किसी भी अवस्था में उनको शत्रु मत बनने दीजिए। सप्तम भाव का व्यय, यहां से आप सप्तम भाव का उपभोग करते हैं, यहां पे अगर शनि मंगल का प्रभाव पड़ जाएगा तो यह आपको बहुत परेशान करेंगे। जहां कोर्ट केस कचहरी का मामला, जीवन में विपरीत परिस्थितियों का निर्माण, ऋण में जाते रहना, मन के मुताबिक परिणाम न मिलना और कई बार व्यक्ति को बेवजह की बातों पर परेशान होते हुए भी देखा जाता है। इस वजह से शनि और मंगल की दशा में हमें निश्चित रूप से सबको मैत्री का भाव रखना है, किसी से शत्रुता नहीं करनी है, अपना आलस्य बढ़ा करके नहीं रखना है। इस कुंडली में अभी लाजवर्त धारण करना चाहिए तत्काल 2031 के जुलाई तक के लिए। इसके अतिरिक्त शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत भी करना चाहिए। गुरु की दृष्टि अष्टम, 12वें और दशम स्थान पे है, तो व्यापार में दिमाग लगाइए। आपकी कुंडली में आप जहां भी रहें अपने काम पे आप वहां पे सर्वोच्च रहें। और 12वें भाव पे गुरु के साथ शनि और मंगल की दृष्टि है, अपने मित्रों से और शत्रुता से इन लोगों पे सावधानी बरतें। जो आपका खानदान जिसको शत्रु मानता आया है उससे मैत्री ना करें, उससे आपको नुकसान होगा। और प्रायः मित्रों से मित्रता और शत्रुओं से शत्रुता बरकरार रखने की तो आवश्यकता चलो सिद्धांत पे तो नहीं कहता, पर यहाँ पे शनि और मंगल के कारण व्यक्ति के जीवन में लगातार विषम परिस्थितियां बनती रहती हैं, या कई बार उसको आए दिन छोटी मोटी परेशानियों से या बड़ी परेशानियों से परेशान होना पड़ता है। तो ऐसी अवस्था में हमें किसी से भी झगड़े लड़ाई के साथ अपने कन्विंसिंग कैपेसिटी के बल पे, झगड़े लड़ाई के विरुद्ध जाकर के, झगड़ा लड़ाई बिना किए अपनी कैपेसिटी और अपनी समझ के बल पे अपने मित्रों को और अपने शत्रुओं को सदैव मित्र बना करके रखना चाहिए, ऐसा मैं कह रहा हूं। शनि और मंगल का प्रभाव जब 12वें भाव पे जाएगा तो व्यक्ति का व्यय भी नियंत्रित होगा, लेकिन परेशानी एक बार और भी ये आ जाती है कि व्यक्ति को जीवन में कई बार दूसरों के लिए मेहनत करते देखा जाता है या दूसरों के लिए ज़्यादा परेशान होते देखा जाता है, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। धन कमाने के लिए उसको जद्दोजहद करनी पड़ती है, मेहनत करना पड़ता है। बहुत कई बार व्यक्ति बहुत अचानक से ऊपर उठ जाता है, फिर नीचे एक ही बार धड़ाम से गिर जाता है। तो ये स्थितियां शनि और मंगल की दशाओं में हो रही हैं और अभी शनि की ही दशा चल रही है। इस वजह से अभी जितना ज़्यादा हो सके अपने पराक्रम पे पूर्णतया विश्वास करके, ऐसा भाव न रखते हुए कि मुझे मेहनत करने का फल मिलेगा, बिना पराक्रम ऐसा पराक्रम करिए जिससे ये ना लगे आपको या फिर आपके दिमाग में ये भाव ना जगे कि मैं ये काम कर रहा हूं तो मुझे ये मिलेगा। क्योंकि शनिदेव ये नहीं चाहते हैं कि आप मेहनत करने के साथ उसके परिणाम के बारे में चिंतन करें। वो ग्रह ऐसा नहीं चाहता है, वो चाहता है आप चुपचाप ठाकुर जी के उस सिद्धांत का पालन करिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन वाली, उस सिद्धांत का पालन करिए और बिना फल की चिंता किए लगातार काम करते रहिए। बिना डिसकंटिन्यूटी के लगातार काम करेंगे, आपका साहस, समस्या को समझने की शक्ति, परिस्थिति को समझने की बल की स्थिति, ये सब बढ़ती जाएगी और रेगुलर बेसिस पे आप निरंतर प्रगति को प्राप्त करते जाएंगे। अब यहां रोक करके मैं आप लोगों को इनकी कुंडली में ग्रहों की स्थितियों के बारे में बात कर दूं तो लग्नेश का चतुर्थ स्थान में बैठना चतुर्थेश के साथ बहुत अच्छा। छठवें भाव के स्वामी का दशम स्थान को देखना नौकरी योग या माता पिता से संबंधित अच्छे योग बनाता है। पंचम स्थान में शुक्र बैठे हैं जो तृतीय भाव के स्वामी हैं, इस वजह से व्यक्ति के मन, बुद्धि, विवेक आदि को परेशान, आलस्य, प्रमाद आदि देते हैं। अष्टम स्थान में चंद्रमा मन की गति को साफ और निर्णय लेने में परेशानी, अपने काम में मन न लगने वाला। सबसे ज्यादा इस कुंडली में दो ग्रह परेशान कर रहे हैं। सबसे अष्टम स्थान में चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में, नक्षत्र का प्रभाव, और शनि और मंगल एक साथ छठवें भाव में। ये यहाँ धनेश के साथ 12वें भाव और तृतीय 11वें भाव के स्वामी बैठ गए हैं ना, इस कारण से व्यक्ति की कुंडली में अपनी दशा काल में, चूंकि ग्रह जहां बैठा है
जिस भाव के स्वामी के साथ बैठेगा और जिस भाव का स्वामी है उन सबसे मिलता जुलता हुआ और सबको मिला करके परिणाम देता है। शास्त्र कहता है एकादशवें भाव के स्वामी जब अष्टम स्थान में या छठवें स्थान में चले जाते हैं तो ये दारिद्र देते हैं। 12वें भाव के स्वामी यहाँ शनि हैं, अष्टम स्थान में या छठवें भाव में जाएंगे तो विपरीत परिस्थितियों का निर्माण करेंगे। धन भाव के स्वामी जब जन्म कुंडली के छठवें स्थान में जाएंगे, अष्टम स्थान में जाएंगे तो अचानक से धन की हानि कराते हैं, काम में मन नहीं लगने देते और व्यक्ति को ऋणानुबंधन में बांधते हैं। सूर्य के साथ बुध बैठे हैं तो बुद्धादित्य योग लगेगा, पर सूर्य के ठीक आगे शुक्र बैठे हैं ये वेशी योग लगेगा। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति कई बार आलस्य और प्रमाद से युक्त रहता है। चंद्रमा के ठीक पीछे राहु और चंद्रमा के ठीक आगे कोई ग्रह नहीं और चंद्रमा से चौथे शुक्र, ये केमद्रुम दोष पैदा करते हैं। चंद्रमा से कोई पीछे आगे ग्रह नहीं, लेकिन शुक्र के केंद्र में होने और गुरु से दृष्ट होने के कारण व्यक्ति को व्यापार में निश्चित रूप से सफलता मिल जाती है। एक और भी अच्छी बात है कि छठवें भाव के स्वामी जन्म कुंडली में लग्नेश के साथ बैठे हैं और दशमेश के साथ बैठे हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति अपने पूर्वजों का काम करता रहे पूरा मन लगा करके। सबसे ज्यादा इस कुंडली को सफाई की आवश्यकता है। शरीर, कपड़े, मन, बुद्धि और चित्त। प्रत्येक दिन 3 बार हनुमान चालीसा, सूर्य को अर्घ, नमक का सेवन बिल्कुल बंद, रात्रि में भोजन बिल्कुल बंद करें और जितना ज्यादा हो सके दान करें। चांदी, तांबा, पीतल, सोना, एक रंग की लाल गाय, इन सभी चीजों का ये अचूक उपाय है। इससे ज्यादा बेहतर आपको कोई उपाय इस कुंडली के लिए बता ही नहीं सकता है। और मैं बहुत अच्छे से बता दूं तो इस कुंडली में सारे ग्रह अच्छे हैं, सिर्फ 2 कमजोरी। एक चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में अष्टम स्थान में और दूसरे शनि और मंगल एक साथ इस कुंडली में कई प्रकार के दुष्प्रचार फैला रहे हैं, कष्ट देने वाले ग्रह बन रहे हैं। ये तो आप इस वजह से कई बार अपनी समस्या को समझ रहे हैं या उसके साथ खड़े हैं डट करके, क्योंकि छठवें स्थान में पापग्रह का बैठना उत्तम और अच्छा माना जाता है। क्योंकि छठवें स्थान में पापग्रह बैठ करके व्यक्ति को बलशाली, प्रबुद्ध, ज्ञानी, समस्या को समझने वाला, चिंतन करने वाला, डट करके मुकाबला करने वाला, पराक्रमी, श्रेष्ठ इंसान बना देते हैं। दशमांसा कुंडली में लग्न का स्वामी धन भाव में, शनि तीसरे भाव में, मंगल यहाँ तुला राशि में बैठे हैं जो व्यक्ति को व्यापार में मन नहीं लगने देते हैं, और चंद्रमा और गुरु यहाँ बैठे हैं ये व्यक्ति को व्यापार में लाभ देते हैं। इसका अर्थ होगा कि इस दशमांसा चक्र का जो व्यापार भाव है और जन्म कुंडली का जो साइड बिजनेस है वो बहुत अच्छा है। एकादशवें भाव के स्वामी एकादशवें भाव को देख रहे हैं तो व्यापार से व्यक्ति अपने इच्छाओं की पूर्ति करेगा और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेगा। अष्टम स्थान में केतु बैठे हैं जो व्यक्ति को पेट का रोगी बनाते हैं। कारोबार में कभी कभी पेट परेशान करेगा या कई बार पेट से संबंधित परेशानी या कई बार बेवजह की चिंता, जहां दिमाग लगाना चाहिए वहां नहीं लगे, इस तरीके की चिंताएं अष्टम स्थान के केतु देते हैं। लेकिन अच्छी बात है कि बुध में राहु हालांकि शत्रु जनित है तो व्यक्ति का दिमाग वहां नहीं लगता है, अपने काम पे नहीं लगता है, दूसरे का काम अच्छा लगेगा, अपना काम जो करेंगे उसमें लगेगा कि नहीं इसमें पैसा नहीं है। तो इस तरीके की जो प्रवृत्ति कभी कभी बुध के साथ राहु बैठते हैं तो देने लगते हैं। नवांश कुंडली में गुरु और राहु का एक साथ, यहां व्यक्ति की कुंडली अपने चरित्र, अपने व्यवहार, अपने कम्युनिकेशन, अपने साहस, अपने बल, दाम्पत्य को लेकर के बहुत ही अच्छा नेचर वाला बनाएंगे। जबकि लग्न का अधिपति जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान में सूर्य नीच के बुध शत्रु की राशि में, इस कारण से दाम्पत्य क्षेत्र इस कुंडली का कमजोर है। जब से शनि की दशा लगी है तब से ये जातक परेशान है। 2014 से इन्होंने लिखा कि 2014 से मेरा किसी काम में मन नहीं लगता है और इनकी कुंडली में 2012 से ही शनि की दशा लगी है। तो जैसे वो ग्रह आया है घर्षण शुरू किया है। तो कहने का अर्थ है कि इस कुंडली के लिए जो सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं, यहां पे भी अगर आप शनि को देखेंगे तो नीच के ही हैं, लग्नेश होकर के। तो क्रूर ग्रह की पाप ग्रह का लग्न बन गया और यहाँ पे नीच के हो गए, सूर्य भी नीच के हो गए, बुध भी शत्रु की राशि में, शनि भी शत्रु की राशि में, विवाह के ठीक पीछे मंगल बैठ गए, विवाह के ठीक पीछे शनि मंगल बैठ गए। इस वजह से पत्नी का भी सहयोग या उनके भाग्य का भी सुख बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मिलता है। खैर, जितनी भी बातें मैंने बताई हैं आप उतना ध्यान दीजिए, हमारा जो प्रभाव है वो ठीक बने, हम अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसके लिए ये सारे उपाय बहुत आवश्यक रूप से करना होगा। लगातार 43 दिन तक काला उड़द उबाल कर या फुला करके, उबाल करके ही गाय को खिलाइए किसी गौशाला में। चरित्र ठीक है, धन ठीक है, पराक्रम ठीक है, संपत्ति ठीक है, बुद्धि कमजोर है, हमें अपने बुद्धि और विवेक को श्रेष्ठ और यशस्वी बनाना है। साथ ही साथ इस कुंडली का व्यापार 100% ठीक है। दिनचर्या खराब है, दिनचर्या ठीक करिए। अपने कुल देवता के नाम पे, अपने वास्तु देवता के नाम पे दीपक जलाइए। शनिवार के दिन आसपास के किसी पीपल के वृक्ष के पास दीपक जलाइए। मन को एकत्रित करने के लिए नियमित दिनचर्या का पालन आवश्यक होगा। शिव जी के मंदिर को धोना चाहिए, एक लाजवर्त तत्काल प्रभाव से धारण करें। कोई भी शुभ कार्य करना हो, आप चंद्रमा की दशा में
या गुरु की दशा में, सूर्य की दशा में इस्तेमाल कर सकते हैं। संतान, दाम्पत्य और पत्नी से संबंधित कोई भी निर्णय लेना हो तो आप बुध की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। संपत्ति अपने नाम पे ही इकट्ठा करिए और अपने पूर्वजों के काम को और अपने मूल जो काम है, जो आपके वंशज और आपके पूर्वज करते आए हैं, उस काम से आपको ज्यादा सफलता मिलेगी, क्योंकि पूर्वजों का भाव यह होता है दशम स्थान में बैठकर दशम स्थान को देख रहे हैं और दशम भाव के स्वामी छठवें भाव के स्वामी के साथ दशम स्थान को देख रहे हैं, कारोबार में सफलता निश्चित मिलेगी। दान करिए चित्रा नक्षत्र में, मृगशिरा में, पुष्य में, उसके बाद नौमांस चक्र में नक्षत्रों की जो स्थिति बनी है उसके आधार पर आप हस्त नक्षत्र में दान कर सकते हैं। नौमांस कुंडली में बुध और चंद्रमा का पंचम भाव में बैठना विवाह में विषम परिस्थितियों का निर्माण करते तो हैं ये सारे ग्रह, बुध शनि सूर्य शनि और बुध सूर्य शनि, और यहाँ पे जो नौमांस चक्र में स्थिति बनी है यहाँ शुक्र का प्रभाव केतु के साथ है। यहाँ पे कोई ग्रह नहीं है, यहाँ थोड़ी गड़बड़ी है, यहाँ कोई ग्रह नहीं है, यहाँ 4 नंबर की राशि में कोई ग्रह नहीं बैठा है। बुध और चंद्रमा की दृष्टि यहाँ पे बन रही है। अब जरा ध्यान से देखेंगे तो गुरु राहु यहाँ हैं, शनि नीच का सुख भंग करते हैं, मंगल यहाँ बैठ रहे हैं तो पत्नी को कई बार दुश्मन बना देते हैं। यहाँ पे शुक्र और केतु बैठे हैं, इस वजह से यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप होता है। दशम स्थान में 7 नंबर की राशि में पत्नी भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने में सहयोग उनका भाग्य करता नहीं है। यहाँ पे बुध और चंद्रमा प्रेम तो देते हैं तो व्यक्ति की स्थिति कई बार ऑप्टिमिस्टिक या एक सामान्यतया सुख ढूंढ लेती है, पर मैं इसे बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे नीच के सूर्य नीच के शनि दोनों एक दूसरे का मान मर्दन कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे का नीच भंग कर रहे हैं, पर वो ठीक नहीं होता। क्लियर है? इस वजह से जितनी भी बातें मैंने बताई है इसका ध्यान रखना होगा। इस कुंडली में संतान से सुख सामान्यतया थोड़ा कम सा है, लेकिन अगर हम उसके साथ संबंध एकदम बहुत ही बढ़िया प्यारा बनाएंगे, क्योंकि सप्तमांसा चक्र जो बना हुआ है उसके आधार पर थोड़ी बहुत कठोरता वहां भी दिख रही है, लेकिन एक बात है कि संतति का सुख बड़ा बढ़िया है, उनसे मतभेद ना हो सकता है कि उनसे मतभेद हो सप्तमांसा चक्र में जो स्थिति बनी है। और एक बात और बता दूं तो गुरु चंद्रमा बलाबल में काफी हद तक आपके दिनचर्या को ठीक कर सकते हैं। मैं तो ये बात भी कहता हूं कि जब तक इस कुंडली की दिनचर्या ठीक नहीं होगी तब तक ये कुंडली सफल भी नहीं होगी। 100 बात की एक बात। इतनी सारी चीजें मैंने बताई। अब होरा चक्र के आधार पे अगर मैं आपसे चर्चा कर दूं तो इस कुंडली में गुरु, शुक्र, राहु और केतु इनकी अंतरदशा भी आपको धन लाभ देगी, जबकि शनि, बुध, चंद्रमा, सूर्य और मंगल इनकी अंतरदशा भी आपको कष्ट देने वाली बन रही है। तो अभी शनि की ही दशा चल रही है, ये टफ देते हैं, टाइम को बिताना बड़ा कष्ट हो जाता है, आलस से दिन भर भरा रहता है, कुछ भी करने का मन ही नहीं करेगा। पर इनसे निपटने के लिए हमें ये सारा काम करना चाहिए। महीने के किसी एक मंगलवार को 108 बार हनुमान चालीसा किसी मंदिर में जाकर के पढ़ा जाए। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। आपकी कुंडली में अच्छी दशाएं जाएंगी, गुरु की, सूर्य की और शुक्र की। काफी हद तक इस कुंडली में मंगल की दशा भी अच्छी जा सकती है, सामान्यतया स्वसाहस बल आदि देंगे। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।